बच्चों आज हम करेंगे हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चंस जो रह गए थे आपके। आपने देखिए जो हमारा सेकंड चैप्टर है, आपने उसमें क्या क्या किया, आपने उसमें टिक द करेक्ट आंसर्स किए, आपने एक्सट्रैक्ट्स किए। जो पोएट्री होती है आपकी, पोएम वाला जो पार्ट होता है हमारी इंग्लिश का, उसको हम पोएट्री कहते हैं। और उस पोएट्री का आपने पहली बार एक्सट्रैक्ट सॉल्व किए। हमने क्या देखा कि हमें पोएट्री का एक्सट्रैक्ट जब हम सॉल्व करते हैं तब ना केवल वो लाइन पर्टिकुलर, उसका मीनिंग और कंप्लीट पोएम का भी पता होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने समझी थी। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे वो नॉर्मल थे। आपने एक चीज़ जो मैंने आपसे कही थी कि बच्चा पोएट्री में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये थी कि जैसे हमारी जो प्रोज पार्ट होता है, जो हमारा चैप्टर्स होते हैं, उसमें मेनली जो हमारे आंसर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि हमने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर का कोई हिस्सा हमें लर्न करना होता है ना, कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये वगैरह ऐसे में लर्न करना होता है। बट पोइट्री में ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देते हैं? पोइट्री में क्या इम्पोर्टेंट होता है, हमें उसको समझना, पोएम को समझना, उसका भावार्थ क्या निकल रहा है, केवल उसके शब्दों का अर्थ नहीं, उसके उस पोएम से कौन सा भाव निकल रहा है, वो क्या कहना चाह रही है। जैसे यहाँ पे वो मिस्चीवियस बॉय अपनी, अगर आप पोएम को पढ़ो, केवल उसके वर्ड टू वर्ड उसकी मीनिंग समझो, तो उससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको कंप्लीटली समझना पड़ेगा कि पोएम में जो लिखा है उसका मतलब क्या है एंड वो कहना क्या चाह रहा है। जो पोएट्स हैं बच्चों, वो बहुत शैतान लोग होते हैं, आप कह सकते हो, क्योंकि ये अपने वर्ड्स सीधे सीधे नहीं लिखते। इस पोएम में जैसे उसने एक छोटे बच्चे की इनोसेंस और उसकी शैतानियों को दिखाया है, पर आपको सीधा सीधा डायरेक्टली अगर आप देखो पोएम को तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा बस ये एक लेटर टाइप है। लेकिन आपको उसको पोएम को कंप्लीट सेंस में समझने के लिए क्या करना होता है, उसके डीपर मीनिंग को, जो उसमें अर्थ छुपा होता है ना, वो चीज़ आपको समझनी होती है। तो आई होप आपको क्लियर है। अब चलते हैं आगे एंड जो हमारे 2 क्वेश्चंस बच गए थे वो हम देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डू यू थिंक द कैट लैंडेड इनसाइड द वॉशिंग मशीन? वो बोल रहा है आपको क्या लगता है जो कैट थी वो वॉशिंग मशीन के अंदर कैसे चली गई? आपको याद है हमने पोएम में एक लाइन में ऐसा जिक्र किया था कि जो वो नॉटी बॉय है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि वी विल नेवर बी एबल टू डिस्कवर, राइट? ऐसी उसने एक लाइन कही थी। क्या कही थी उसने लाइन, जरा देखते हैं हम लोग। हाँ, उसने जो लाइन कही थी वो ये थी, आई डोंट थिंक वील एवर डिस्कवर एग्जैक्टली हाउ द कैट मैनेज टू टर्न ऑन द वॉशिंग मशीन स्पेशली फ्रॉम द इनसाइड। मैंने कहा था आपको, इसका अर्थ बताया था। वो कहता है हमें कभी नहीं समझ में आएगा कि कैट ने वॉशिंग मशीन कैसे ऑन कर ली, वो भी अंदर से। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, इसका मतलब मैंने आपको समझाया था कि जो कैट होगी उसको इसने वॉशिंग मशीन में बंद करके वॉशिंग मशीन ऑन कर दी होगी, राइट? तो अब इसमें यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कैट वॉशिंग मशीन के अंदर कैसे पहुंची? तो इसका आंसर देखिए, द लिड ऑफ द वॉशिंग मशीन मस्ट हैव बीन ओपन्ड, therefore the cat could have gotten। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या लगता है। यहाँ पे जैसे मुझे लगता है कि हो सकता है कि वॉशिंग मशीन की जो लिड होती है वो खुली रह गई हो एंड कैट अंदर चली गई हो। आगे देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, who does the child blame for all his mischief, why? वो आखिरी में अपना सारा ब्लेम, जैसे छोटे बच्चे कोई भी गलती करते हैं तो वो कभी नहीं मानते कि हमने ये गलती की है, वैसे ही वो अपना सारा ब्लेम, सारा इल्ज़ाम किस पे लगा देता है? द चाइल्ड पुट ऑल द ब्लेम ऑन द घोस्ट, भूतों पे लगा देता है। ही डिड दैट बिकॉज इट वॉज ईजी टू पुट ब्लेम ऑन समवन यू कैन नॉट सी।
भूतों में दिखता नहीं है, तो उस पर उसने सोचा सारा इल्ज़ाम डाल दो, क्योंकि वो तो दिखेगा नहीं, ना उसको कोई डांटेगा ना कोई उसे पकड़ेगा। सिंपल, इजी चिल्ड्रन। चलिए